हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हमारा जो स्प्रिंग बूट का क्रड ऑपरेशन के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, और इसमें हमने देखा था कि ये जो दो लाइंस हमने लिखी थी, इसके थ्रू क्या होगा, हमारा सर्वर ऑटो रीस्टार्ट होगा जब भी हम किसी जावा फाइल में चेंज करेंगे या किसी HTML CSS फाइल में चेंज करेंगे, तो हमें बार बार सर्वर को रीस्टार्ट ना करना पड़े, सर्वर हमारा अपने आप रीस्टार्ट हो जाए। उसके लिए हमने ये दोनों लाइंस लिखी थी। एंड डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारा जो डेटाबेस है MySQL, उसका पोर्ट नंबर क्या है, किस नाम से हमें डेटाबेस बनाना है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ हमने देखी थी कि अगर डेटाबेस ऑलरेडी नहीं है तो अपने आप क्रिएट हो जाए। अगर आपका जैम्प के अंदर माइस्क्वेल चालू है, स्टार्ट ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आपका ये डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा, और पहले से होगा तो फिर नहीं बनेगा, है ना। और यही हमारा काम होता है, एक बार बनाना होता है डेटाबेस को। ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे JPA कॉन्फ़िगरेशन देखा था। हमने बताया था कि जो भी हम एंटिटी हमारा जो है, ये हमारा जो एंटिटी क्लास है, इसमें हम जो भी चेंज करेंगे, हमने कोई फील्ड वगैरह चेंज किया, नया फील्ड ऐड किया, तो वो अपने आप डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने ये बताया था, हाइबरनेट डॉट DDL डैश ऑटो, इसको अपडेट कर दिया था। एंड शो SQL को ट्रू कर दिया था। इसके थ्रू क्या होगा कि टर्मिनल पे हमें SQL दिखेगा। अगर हम देखना चाहें, कभी हमने इंसर्शन किया, डेटाबेस क्रिएट किया, तो टर्मिनल पे भी आप अगर देखोगे तो वो कमांड आपको दिखेगी। ओके। उसके बाद आपने ये लगा दिया था MySQL 8 डायलेक्ट, ताकि हमारा जो जैम्प का MySQL है उसके अकॉर्डिंग सिंटेक्स को फॉलो किया जाए। ओके। एंड सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट 8080 होता है। आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया था कि सर्वर डॉट पोर्ट लिख के आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके। ओके, अभी बाय डिफ़ॉल्ट 8080 हमारा होता है, और उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने ये बुक एंटिटी बनाया था। कुछ हमने एनोटेशंस यूज़ किए थे जकार्ता डॉट परसिस्टेंस के थ्रू, ताकि @एंटिटी, @टेबल, ये सब हमें मिल जाए, और हमारा ये जो क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाए। फिर कुछ लोम्बोक के हमने एनोटेशंस यूज़ किए थे ताकि बॉयलर प्लेट कोड ना लिखना पड़े, कंस्ट्रक्टर्स वगैरह, गेटर्स, सेटर ना बनाना पड़े। ठीक है, देन आफ्टर ये आईडी वगैरह मैंने आपको बताया था प्राइमरी की बनाने के लिए। और यहाँ पे लॉन्ग की जगह आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो, बट रेपर क्लास का यूज़ करना। दिस इज़ अ रेपर क्लास, मतलब इंट ना लिख के इंटीजर पूरा लिखोगे, है ना, इस तरीके से। इंटीजर, अगर इंटीजर यूज़ करोगे तो। ओके। तो मैंने लॉन्ग यूज़ किया है, फिर आगे बुक रिपोजिटरी के अंदर भी यहाँ पे मैंने लॉन्ग यूज़ किया है। तो क्रड ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हमें मिलेंगे JPA रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ फंक्शन होते हैं जैसे फाइंड ऑल, सेव, ठीक है, फाइंड बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी। ओके। तो वो फंक्शन के थ्रू हमें जो भी क्रड परफॉर्म करना है हम कर पाएंगे, हमें कोई SQL अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो ये हमारा इंटरफेस जो है इसको एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इनहेरिट कर रहा है। एंड उसके बाद हमने बुक सर्विस बनाया था। ये एक इंटरफेस था, एंड सारे फंक्शन इसमें कैसे रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे, मतलब ओनली डिक्लेरेशन रहेगा। तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी अचीव होगी। हमारा जो कंट्रोलर है इनको एक्सेस करेगा, या बुक रिपोजिटरी इनको एक्सेस करेगी, बट उनके पास उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहेगा। ठीक है, वो केवल कॉल कर सकते हैं इनको। इम्प्लीमेंटेशन हमने अ, छुपा के रखा है, अभी हमने बनाया भी नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं सर्विस के अंदर आके, एक क्लास के अंदर। तो हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, और इसका नाम दे देते हैं बुक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ये सारे फंक्शंस को। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं।
बुक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा, ये मैंने इसका नाम दे दिया। बुक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैंने IMPL लिख दिया डॉट जावा। ठीक है, बुक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन डॉट जावा। ये क्लास, वैसे मुझे क्लास ही बनाना था, है ना। आप चाहो तो इस तरीके से बना लेना, न्यू फाइल की जगह। न्यू फाइल से जनरली क्लास बनता है, आप यहाँ से ही बना सकते हो क्लास पे जाके। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है, वो सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब इनका डेफिनेशन बताना है। तो पहले तो मुझे इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, बुक सर्विस को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कोई भी क्लास इंटरफेस को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है ना। और क्लास क्लास को एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो ये क्योंकि एक इंटरफेस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे। और इसको मुझे ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तभी मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। तो मैंने लिखा इंपोर्ट बुक सर्विस। इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या? देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो ठीक है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बुक सर्विस को मैं यहाँ पे एक एनोटेशन लगाऊंगा, @सर्विस। ठीक है, मैं @सर्विस एनोटेशन को यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो @सर्विस जो एनोटेशन है वो, उसको अगर आपको यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, इंपोर्ट org.spring framework, org.spring framework, org.spring framework डॉट स्टीरियोटाइप डॉट सर्विस। ठीक है, तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि मैं @सर्विस को यूज़ कर पाऊँ। तो @सर्विस जो स्प्रिंग को ये बताएगा कि ये क्या है, हमारा एक सर्विस लेयर है। एंड जब आप ये एनोटेशन यूज़ करते हो, @सर्विस या @कंट्रोलर, तो क्या होता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्प्रिंग खुद बनाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट मुझे नहीं बनाने की ज़रूरत है, इसका ऑब्जेक्ट जो है स्प्रिंग खुद बनाएगा। तो स्प्रिंग खुद जब ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीन बोलते हैं, बीन। ठीक है, एंड उसका कंट्रोल भी उसी के पास रहेगा, तो उसको हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का काम किसका है, स्प्रिंग का है। ओके, क्योंकि हमने ये @सर्विस यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया प्राइवेट बुक रिपोजिटरी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, प्राइवेट बुक रिपोजिटरी। तो बुक रिपोजिटरी टाइप का मैंने क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया। ठीक है, बुक रिपोजिटरी हमारा क्या था, इंटरफेस था। यहाँ पे अभी हमने इंटरफेस बनाया हुआ है और ये एक्सटेंड कर रहा है किसको, जेपी रिपोजिटरी को। तो एक्चुअल में जो फंक्शंस मिलेंगे CRUD करने के लिए वो इसके अंदर मिलेंगे, जो कि हम इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इसको एक्सटेंड कर रहा है। तो इसके अंदर जो फंक्शन है CRUD करने वाले वो इसके अंदर आ चुके हैं। तो CRUD हमें परफॉर्म तो इससे करवाना है, बुक रिपोजिटरी से। तो बुक रिपोजिटरी से CRUD परफॉर्म करवाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका वेरिएबल बनाया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको वेरिएबल बना लिया है बुक रिपोजिटरी टाइप का। एंड अब मैं बना लूँगा कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ मैंने बनाया पब्लिक, हमारा जो क्लास था बुक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बुक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। तो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम एक जैसा होता है। इसके अंदर हमने पास कर दिया एक आर्ग्यूमेंट, किस टाइप का, बुक रिपोजिटरी टाइप का। एंड देन आफ्टर हमने इसकी बॉडी बना ली कंस्ट्रक्टर की। और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास के अंदर जो हमारा बुक रिपोजिटरी फील्ड है
उसके अंदर मुझे असाइन करना है ये जो आर्ग्यूमेंट है बुक रिपोजिटरी उसको। ठीक है, तो ये मैंने असाइन कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर इंडिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल बना लिया बुक रिपोजिटरी टाइप का, एंड ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था @सर्विस लगाने से क्या होगा, स्प्रिंग क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट खुद से बनाएगा। एंड खुद से जब वो ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जब बनेगा खुद से तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा एंड ऑब्जेक्ट बनने के जस्ट बाद। एंड हमारे पास इस इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमें स्प्रिंग खुद यहाँ से प्रोवाइड करेगा, खुद यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। एंड उस इम्प्लीमेंटेशन को हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं हमारे इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक बार बिगनर्स के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, कंस्ट्रक्टर क्या, सॉरी, स्प्रिंग क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड ऑब्जेक्ट बनने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी हमें कौन देगा, बुक रिपोजिटरी का स्प्रिंग देगा। और उस इम्प्लीमेंटेशन को हम यहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे ताकि इसके अंदर जो फंक्शन है जो हमें जेपीए रिपोजिटरी के थ्रू मिले हैं क्रड परफॉर्म करने के लिए, उनको हम एक्सेस कर पाएंगे। ओके, चलिए, इतना हो गया। तो अब हमें सारे के सारे जो बुक सर्विस के अंदर, यहाँ पे ये रेड लाइन क्यों आ रही है, ओके, तो ये हमने इम्प्लीमेंट किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा सभी फंक्शन का। जो भी यहाँ पे फंक्शन हमने दिए हैं बुक सर्विस इंटरफेस के अंदर, उसका जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे तो ये रेड लाइन यहाँ पे आती रहेगी। ओके, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा, पब्लिक नहीं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिक तो मैं लिखूँगा बट उससे पहले मैं एक ओवरराइड एनोटेशन भी लगा दूंगा। ठीक है, तो गेट ऑल बुक्स, अब इसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना है और यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड कर देता हूँ, ओवरराइड प्रोवाइड कर देता हूँ, ओवरराइड। ठीक है, तो ये एनोटेशन मैंने यूज़ कर लिया, ओवरराइड। जब भी हम किसी पेरेंट क्लास का या पेरेंट इंटरफेस का किसी फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमें ये ओवरराइड लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पे उसके डेफिनेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लगाया, ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ बुक्स रिटर्न करेगा। तो हम लिस्ट ऑफ बुक्स कैसे रिटर्न करवाएंगे, बुक रिपोजिटरी के थ्रू हम कॉल कर देंगे जेपीए का बिल्ट इन फंक्शन जिसका नाम होता है फाइंड ऑल। फाइंड ऑल ये पहले से बना हुआ फंक्शन है किसके अंदर, हमारे जेपीए के अंदर, जेपीए रिपोजिटरी के अंदर। तो क्योंकि बुक रिपोजिटरी ने इनहेरिट किया हुआ है किसको, जेपीए रिपोजिटरी को, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इनहेरिट किया हुआ है, तो हम इसके अंदर बने हुए फाइंड ऑल फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड ऑल फंक्शन का काम है डेटाबेस से सारे बुक्स को सर्च करके लाना एंड उसको रिटर्न करवाना। तो ये हमने रिटर्न करवा दिया और ये ऊपर आपको लिख देना है java.util.list, तभी हम इस लिस्ट को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन था वो था सेव करवाने का। तो वही सेम तरीका, ओवरराइड लगाओगे, ओवरराइड, तो ओवरराइड लगाया और इस वाले फंक्शन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ पब्लिक। ठीक है, तो इस फंक्शन का काम क्या रहेगा, डेटाबेस में डेटा सेव करवाने का। तो यहाँ पे भी मैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन को कॉल करूँगा जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है, जेपीए रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है। डेटा सेव करने के लिए सेव नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन हमें मिल जाता है और इसके अंदर हम एंटिटी पास कर देंगे, ये बुक एंटिटी जो हमें आर्ग्यूमेंट में मिलेगा।
ठीक है, तो बुक सेव करवाने का काम इसका रहेगा और वो रिटर्न भी करेगा उस पार्टिकुलर बुक को। तो ये फंक्शन हमारा एडिट के काम में भी आएगा और क्रिएट के काम में भी आएगा। ठीक है, सेव अपडेट दोनों में काम आएगा। सेव करवाते हैं तो डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं, अपडेट करवाते हैं तो चेंज करके फिर अब फिर से सेव करवा देते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ एंड हमारा जो तीसरा फंक्शन है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो तीसरा क्या था, गेट बुक बाय आईडी। ठीक है, जब हमें डेटा अपडेट करवाना होगा तो पहले उस बुक को गेट करना पड़ेगा आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ गेट बुक बाय आईडी एंड इसके लिए हम जो फंक्शन कॉल करेंगे वो रहेगा फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी। ठीक है, फाइंड बाय आईडी को यूज़ कर लिया और इसके आप आगे क्या लगा दोगे, और एल्स। और एल्स और सॉरी, यहाँ पे पहले तो मैं आईडी पास करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, आईडी पास कर दिया और यहाँ पे लिखा और एल्स नल। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया, आईडी के बेसिस पे आप डेटा को फाइंड करो और अगर नहीं मिलता है डेटा तो क्या प्रोवाइड कर दो, नल प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो नल रिटर्न हो जाएगा, है ना। अब हो सकता है ना कि जो आईडी हमने यहाँ पे भेजी है उस आईडी के करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो एटलीस्ट हमें नल रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है डिलीट बुक बाय आईडी। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ प्रोवाइड कर दिया और फिर मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको, void delete book by id। तो यहाँ पे मैंने रख दिया void delete book by id और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिक void delete book by id। और जब हम void का यूज़ करते हैं तो कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते, तो ये रिटर्न में यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा डिलीट बाय आईडी को, डिलीट बाय आईडी। ठीक है, तो मैंने डिलीट बाय आईडी जो फंक्शन होता है जेपीए के थ्रू जो हमें मिलेगा उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑल और एल्स नल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, तो डिलीट बुक बाय आईडी, ये हमसे क्या लेगा, आईडी को लेगा एंड उस आईडी के बेसिस पे डेटाबेस में से बुक को डिलीट करेगा। ठीक है, और इसको चेक कर लेते हैं, ये भी हमसे आईडी यहाँ पे हमें मिलेगी और आईडी के बेसिस पे हम डेटा को फाइंड करेंगे, मिला तो फाइंड करके रिटर्न करवाएंगे, नहीं मिला तो नल रिटर्न करवाएंगे। बट डिलीट के केस में क्या होता है, कुछ रिटर्न नहीं करवाते, ओनली हम बुक को डेटाबेस से डिलीट करवा देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इन सबको हम देखो, ये जो फंक्शन है फाइंड ऑल सेव, ये जेपीए के थ्रू हमें मिलते हैं। ठीक है, और बुक रिपोजिटरी के थ्रू हम इनको कॉल करते हैं क्योंकि बुक रिपोजिटरी इनहेरिट कर रहा है जेपीए रिपोजिटरी को। और ये जो फंक्शन है गेट ऑल बुक्स सेव बुक, ये हमने खुद के बनाए हैं और खुद से बनाए हैं, जो भी नाम इनका देना हो वो आपने यहाँ पे दिया हुआ है बुक सर्विस डॉट जावा के अंदर। ठीक है, तो कंट्रोलर क्या करेगा, इनको एक्सेस करेगा और कंट्रोलर से ये इम्प्लीमेंटेशन छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको सिक्योरिटी अचीव होगी। अब हम बनाते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर फोल्डर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा। ठीक है, हमारा बुक कंट्रोलर नाम का हम एक क्लास बना लेते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर जाके मैं न्यू जावा फाइल पे जाऊँगा, क्लास लिखूँगा और जो भी आपको नाम देना हो, तो मैंने नाम दे दिया कंट्रोलर बुक कंट्रोलर डॉट जावा। ठीक है, ये मैंने
फाइल का नाम दे दिया बुक कंट्रोलर डॉट जावा। ओके, एंड इसके बाद बुक कंट्रोलर डॉट जावा, और यहाँ पे मैं इसको एज अ कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा @कंट्रोलर का। ठीक है, ये हमें किससे मिलेगा, org.springframework डॉट स्टीरियो टाइप कंट्रोलर के थ्रू मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक वेब कंट्रोलर बन जाएगा। स्प्रिंग को ये बताता है कि ये क्या है, एक वेब कंट्रोलर है, और इसके अंदर जो मेथड्स रहेंगे वो HTML रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और इसका क्लास भी जो है, सॉरी, इसका ऑब्जेक्ट भी जो है कौन बनाएगा, स्प्रिंग खुद से बनाएगा, जिसको हम बीन बोलते हैं जब स्प्रिंग खुद से बनाता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम वो डिपेंडेंसी वाला वर्क यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कॉल करना है किसको, बुक सर्विस के अंदर बने हुए फंक्शन को। तो यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्टर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वही सेम तरीका, सबसे पहले जिसके फंक्शन को कॉल करना है बुक सर्विस के अंदर, ये जो फंक्शंस हैं उनको एक्सेस करना है। तो मैंने क्या किया, बुक कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले बुक सर्विस का वेरिएबल बना लिया, बुक सर्विस, और इसका वेरिएबल मैंने बना दिया बुक सर्विस। ठीक है, वेरिएबल है, कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो बुक सर्विस का यहाँ पे हमारा बन गया वेरिएबल। देन आफ्टर हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर बुक कंट्रोलर क्लास का। तो पब्लिक एंड कंट्रोलर का, सॉरी, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा होता है, और इसके अंदर भी हम आर्ग्यूमेंट इसी टाइप का पास करेंगे। ठीक है, इसी टाइप का हमने आर्ग्यूमेंट पास किया, बॉडी बना ली, एंड उसके बाद इस इसको चलाने का काम स्प्रिंग का है, क्योंकि स्प्रिंग क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलने के बाद उस बुक सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हमें मिलेगा, और उसको हम इस क्लास के अंदर जो बुक सर्विस है उसके अंदर असाइन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने असाइन कर दिया, मतलब इंजेक्ट कर दिया, ये जो बुक सर्विस है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन आया स्प्रिंग के थ्रू, उसको हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हो, एक मैं आपको तरीका याद रखने के लिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो जो भी फंक्शंस हैं CRUD करने के लिए वो JPA रिपोजिटरी के अंदर हैं। तो JPA रिपोजिटरी एक तरीके से आपका क्या हो गया, टूल्स हो गया। जो टूल्स हैं, फंक्शंस हैं, वो JPA रिपोजिटरी के अंदर हैं, और जो बुक सर्विस है ये आपका क्या है, सर्विस मेन है ना। तो एक्चुअल में वर्क तो सर्विस मेन कर रहा है, लेकिन करवा किससे रहा है, टूल्स के थ्रू। सर्विस मैन जैसे प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, आप समझो कि बुक सर्विस क्या है, सर्विस मैन है प्लम्बर, और इलेक्ट्रिशियन है प्लम्बर है, और जो टूल्स हैं वो बुक रिपोजिटरी है। ओके, तो जब भी हमें काम करना है तो ये सर्विस मैन क्या करेगा, इसके फंक्शंस को एक्सेस करेगा। ओके, बुक रिपोजिटरी के। तो स्प्रिंग ने हमें हेल्प कर दी @सर्विस की मदद से, बीन क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी, कंस्ट्रक्टर एंड इंजेक्शन डिपेंडेंसी का यूज़ करके उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके हमें यहाँ पे हमने असाइन कर दिया। ओके, उसके बाद हमने सारे टूल्स को यूज़ किया, तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी हमें अब जो है बुक सर्विस के अंदर जो बने हुए फंक्शन है, कौन से फंक्शन, ये गेट ऑल बुक्स, सेव बुक, गेट बुक बाय आईडी, इन सबको हम कॉल करेंगे ताकि हम डेटा इंसर्शन अपडेशन ये सब कर पाएँ। ठीक है, तो आते हैं बुक कंट्रोलर के पास, और ये कंस्ट्रक्टर का काम हो गया, दिस डॉट बुक सर्विस, इसके अंदर मैंने बुक सर्विस को असाइन कर लिया, प्राइवेट बुक सर्विस सेमीकोलन दिस डॉट बुक सर्विस। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसके अंदर एक एक करके फंक्शंस बनाते हैं, अलग अलग जो हमारे URL हम लिखेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें इसमें फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। अलग अलग URL होंगे ना, जैसे
सपोज़ नया बुक ऐड करना है तो कुछ बना दिया न्यू बुक या न्यू अंडरस्कोर बुक, जो भी नाम देना हो। तो उन यूआरएल पे हमारे अलग अलग फंक्शंस काम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा @get मैपिंग, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया ऊपर यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गया, बाइंड डॉट एनोटेशन, और यहाँ पे गेट मैपिंग की जगह मैं स्टार लगा देता हूँ, ताकि इसके अंदर जो सारे हमारे गेट मैपिंग वगैरह जो होते हैं, गेट मैपिंग होता है, पोस्ट मैपिंग होता है, तो एक एक को मुझे अलग से ना लिखना पड़े, एक ही बार में सब मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने @get मैपिंग ये एनोटेशन का यूज़ कर लिया। तो जब भी हमें कोई, जैसे कोई HTML पेज डिस्प्ले करवाना है, या तो फिर डेटाबेस से डेटा जब हम रीड करके लेके आ रहे हैं, तो हम @get मैपिंग का यूज़ करेंगे। और जब हम डेटा इंसर्शन करवाएंगे, फॉर्म का डेटा जब रिसीव करेंगे, तो पोस्ट मैपिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग रिक्वेस्ट के मेथड्स होते हैं, तो उनके केस में ये अलग अलग एनोटेशंस आप यूज़ करते हो। ठीक है, अलग अलग जो HTTP रिक्वेस्ट होता है, डेटा सेव करवाने के लिए रिक्वेस्ट आती है, तो पोस्ट मैपिंग का यूज़ करते हैं। और डेटा रीड करने के लिए या स्टैटिक कंटेंट को दिखाने के लिए गेट मैपिंग का आप यूज़ करते हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है जहाँ से मैं डेटा इंसर्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक यूआरएल बता दिया, बुक्स। ठीक है, बुक्स/न्यू, ऐसा मैंने लिखा, बुक्स/न्यू। तो इस यूआरएल पे हमारा ये वर्क करेगा, मतलब जब हमें यूआरएल में ये मिलेगा, तब हमें क्या करवाना है, तो हम उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया, पब्लिक स्ट्रिंग शो एड बुक फॉर्म। तो मैंने कुछ भी इसका नाम दे दिया, शो एड बुक फॉर्म। ये कोई पहले से बना हुआ फंक्शन नहीं है, ये हम खुद से बना रहे हैं, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे मॉडल का। ठीक है, मैंने इसको इनहेरिट कर लिया, सो इनहेरिट नहीं, ऊपर इंपोर्ट कर लिया, org.springframework.ui.model। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है, हमें अगर कोई डेटा पास करना हो HTML पेजेस पर, Thymeleaf टेम्पलेट पर, तो इस मॉडल के थ्रू हम पास कर पाते हैं, मॉडल क्लास के थ्रू हम कर पाते हैं। ठीक है, तो शो एड बुक फॉर्म और मॉडल का हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, देन आफ्टर हमें क्या करना है, शुरू में मैं आपको बताऊंगा अभी। शुरू में मुझे क्या करना है, एक एम्प्टी बुक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा हमें बाइंडिंग के लिए, है ना। वो अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको HTML फॉर्म बना के दिखाऊंगा उसका क्या यूज़ है। तो मैंने क्या किया, बुक जो हमारी एंटिटी क्लास थी, उसको पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल, अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हो ना, स्पेस, तो ये हिंट्स आ जाते हैं। तो इसमें से आपको ये ले लेना है, com.book.bookcrud। ठीक है, तो ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया है। तो इसका मैंने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू लिख के, न्यू बुक। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट, बुक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन इसके अंदर अभी सब कुछ क्या है, नल है, क्योंकि इसमें कुछ डेटा हमने नहीं भेजा है। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर नल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये इसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स हैं बुक क्लास के अंदर, तो हमने तो कुछ डेटा प्रोवाइड नहीं किया, जस्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इन सब के अंदर क्या रहेगा, नल रहेगा। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे तो सभी फील्ड्स में नल रहेगा, टाइटल के अंदर, ऑथर के अंदर, आईडी के अंदर, सब के अंदर नल जाएगा।
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एंड उसका रेफरेंस मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। ओके, देन आफ्टर हमें ये डेटा पास करवाना है हमारे HTML पेज पर, ठीक है, थाइमलीफ टेम्पलेट पर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एड एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो मैंने मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट लिखा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो बुक ऑब्जेक्ट मेरे पास आया है इसको मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना के पास कर दूंगा। मतलब एक मैंने नाम दे दिया बुक एट्रीब्यूट, इसको मैं पास करूंगा और उसके अंदर डेटा क्या जाएगा, ये जो हमारा बुक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सभी फील्ड्स के अंदर नल है वो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में हमें उसके अंदर नल रखना पड़ता है एंड बाद में हम फॉर्म फिल करके भेजेंगे तो हमें एक्चुअल में डेटा मिलेगा उसके अंदर। तो रिटर्न कर दिया यहाँ पे एड अंडरस्कोर बुक। ठीक है, तो आपने जस्ट यहाँ पे लिखा है एड अंडरस्कोर बुक, लेकिन ये जो है अपने आप क्या बन जाएगा, ये अपने आप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हमारा एड अंडरस्कोर बुक डॉट HTML, ठीक है, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसमें प्रीफिक्स अपने आप आ जाएगा और ये सफिक्स इसमें अपने आप आ जाएगा। आपने बस एड अंडरस्कोर बुक लिखा है तो ये इस HTML पेज को रेंडर करवा रहा है, रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, हमारे पास जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा ये HTML पेज ओपन होगा। ठीक है, कौन सी रिक्वेस्ट, ये वाला URL पे जो रिक्वेस्ट आएगी, अगर मैं यहाँ पे स्लेश ये लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है, तो हमारा वो जो एड अंडरस्कोर बुक है वो हम एक्सेस कर पाएंगे। बट अभी भी यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने उसको बनाया नहीं है। ठीक है, उस पेज को हमने बनाया नहीं है। ठीक है, ये लिखा है नो स्टैटिक रिसोर्स, है ना, आपका कोई स्टैटिक रिसोर्स ऐसा बना हुआ नहीं है। तो अब इस स्टैटिक रिसोर्स को हम बना लेते हैं। तो कैसे बनाओगे, टेम्पलेट्स के अंदर आपको न्यू फाइल लिखना है, सॉरी न्यू फाइल सेलेक्ट करना है, या फिर HTML फाइल वगैरह का ऑप्शन है तो वो भी ले सकते हो। बट ठीक है, न्यू फाइल मैंने कर दिया और इसका नाम मैंने दे दिया जो आपने यहाँ रिटर्न में किया है, एड अंडरस्कोर बुक डॉट HTML। ठीक है, जो नाम आपने यहाँ दिया है एड अंडरस्कोर बुक और इसी के आगे क्या लगा दोगे, डॉट HTML। तो ये पेज आपका ओपन होगा। ठीक है, अभी भी इसको शायद दिख नहीं रहा, फिर से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, अभी भी कुछ नहीं आ रहा। देखते हैं इसको क्यों नहीं आ रहा। ये यहाँ पे तो आ रहा है नो स्टैटिक रिसोर्स, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको प्रोवाइड करता हूँ, ये रीलोड नहीं हो रहा क्या। ठीक है, मैंने प्रोवाइड कर दिया स्लेश बुक्स स्लेश न्यू। तो यहाँ पे हमने किया, स्ट्रिंग आप यहाँ पे यूज़ करते हो क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्म में आप यहाँ पे रिटर्न करवाते हो, शो एड बुक फॉर्म मॉडल, एंड यहाँ पे हमने मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट कर दिया और रिटर्न करवा दिया इसको। बट अभी भी हमारे पास आ नहीं रहा है। टेम्पलेट्स के अंदर मैंने इसको बना दिया है बट कुछ डाला नहीं है मैंने इसके अंदर अभी। अगर मैं एक नॉर्मल HTML:5 यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ तो ये HTML का बेसिक सिंटेक्स आ गया। ठीक है, नो स्टैटिक रिसोर्स बता रहा है यहाँ पे भी, लगता है ये रीलोड नहीं हुआ है। एक बार मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ और फिर से मैं इसको रन करता हूँ। कैसे रन करूँगा, यहाँ पे जाके रन पे क्लिक किया। ठीक है, रन पे क्लिक किया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे आना तो चाहिए। ठीक है, अभी ये रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। पहले इस वाले URL पे देखो कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, बट जो हमने यहाँ पे अभी दिया
तो पहले वो रीस्टार्ट नहीं हुआ था, होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंट्रोलर के अंदर जो यूआरएल मैपिंग यहाँ पे दिया है, तो इस यूआरएल पे हमारा ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो ये हमने यूआरएल दे दिया, एंटर किया, तो इस पे हमें ये ब्लैंक पेज मिल रहा है। ब्लैंक पेज इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने अभी कुछ दिया नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, तो यहाँ पे ये आना चाहिए, ये आ गया। ठीक है, अभी रीलोड हो रहा है सही से। ओके, तो चलो यहाँ पे हम अपना एक बेसिक जो है डिज़ाइन कर लेते हैं। बेसिक फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। एक्चुअल में हमें डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करवाना है, बुक का जो डेटा है वो इंसर्ट करवाना है। तो कुछ टाइटल देना हो तो दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा एड बुक, तो ये आपको टाइटल बार में ऊपर दिखेगा। एंड मुझे यहाँ पे ना फ़ॉन्ट ओसम एंड जो बूट स्ट्रैप है उसको भी यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फ़ॉन्ट ओसम CDN। ठीक है, फ़ॉन्ट ओसम के CDN मुझे यूज़ करना है। तो ये जो वेबसाइट होती है cdnjs.com, इस पे आप चले जाना और यहाँ से आप कॉपी कर लेना ये पहला वाला old.min.css, है ना, ये सही रहेगा। तो कॉपी URL, कॉपी लिंक टैग। ठीक है, कॉपी लिंक टैग कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं फ़ॉन्टोसम के आइकॉन्स वगैरह अगर मुझे लगाने हो तो मैं लगा पाऊँगा इजीली। ठीक है, तो ये पूरा लिंक टैग इसने हमें दे दिया। सिमिलरली बूटस्ट्रैप का भी मुझे चाहिए, तो मैंने लिखा बूटस्ट्रैप CDN, बूटस्ट्रैप CDN। तो गेट, ये भी हमें इसके थ्रू भी मिल जाएगा, हम चाहें तो इससे भी यूज़ कर सकते हैं, गेट bootstrap.com के थ्रू, है ना। ये जो दोनों हैं दोनों आप यूज़ कर लो। वैसे अकेला मुझे CSS की ज़रूरत है यहाँ पे, बट लगाना हो तो स्क्रिप्ट वाला भी आप लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ही लगा देते हैं। अभी हम कुछ बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो कर नहीं रहे, तो ऐसा स्क्रिप्ट वाला इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट लगा भी दोगे तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर आप डिज़ाइनिंग को जब नेव बार वगैरह बनाओगे वहाँ पे काम आता है ये। ठीक है, ड्रॉप डाउन्स वगैरह वहाँ पे आपका बहुत ज़रूरत पड़ता है इसका, तो है ना, नेव बार में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है वहाँ पे काम आता है। तो अभी तो हमारा ये दो से काम चल जाएगा, अब मैं बूटस्ट्रैप वगैरह भी यूज़ कर पाऊँगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव बनाते हैं। डिव बनाया और मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर लिया। ठीक है, एक बेसिक डिज़ाइन बना लेते हैं। कंटेनर दे दिया, कंटेनर मार्जिन दे दिया टॉप से 5, एंड उसके बाद एक होम पेज पे जाने का मैं बटन दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिव। अभी हमने होम पेज तो बनाया नहीं है, बट फिर भी लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैंने लिखा डिव और क्लास, क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे डी फ्लेक्स का यूज़ कर लिया। डी फ्लेक्स का मैंने क्यों यूज़ किया है, जैसे इसके अंदर मैं एंकर टैग बनाऊंगा, एंकर टैग HREF, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ होम। तो ये हमारा होम लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये होम लिखा हुआ आ गया। कंटेनर और मार्जिन, कंटेनर से ये हमारे पास स्पेस आ गया लेफ़्ट और राइट से, मार्जिन आ गया, एंड ऊपर से ऑलरेडी हमने मार्जिन 5 दे दिया है। फिर उसके अंदर हमने होम लिखा, एंड यहाँ पे कुछ क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। मुझे इसको एक बटन तरीके का दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली बूटस्ट्रैप की, बटन बटन आउटलाइन, बटन बटन आउटलाइन प्राइमरी। ठीक है, जस्ट डिज़ाइनिंग है, बेसिक डिज़ाइनिंग। तो ये एक बटन के फॉर्म से बटन तरीके का बन गया। और अब इस बटन को मुझे जो है एंड में लगाना है, मतलब राइट साइड में एंड में आ जाए, इसीलिए मैंने डी फ्लेक्स को यूज़ किया है। डी फ्लेक्स को यूज़ करके मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट एंड का यूज़ कर सकता हूँ।
तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट एंड, ये सब आप यूज़ कर सकते हो डीफ्लेक्स की मदद से। फ्लेक्स लेआउट हमें मिल जाता है, तो ये उसी रो में एंड में चले गया। एंड हमने इसके अलावा हमने क्या किया, इस डिव के नीचे हमें मार्जिन मिल जाए बॉटम से 3 का, मतलब जो भी हम नीचे बनाएंगे उसमें हमें मार्जिन चाहिए, तो मार्जिन दे दिया बॉटम से हमने 3 का। और सब कुछ इसी डिव के अंदर हम करेंगे, कंटेनर के अंदर। तो अब हमने एक H2 लगा दिया, हेडिंग 2, और हेडिंग के अंदर हमने लिखा एड न्यू बुक, एड न्यू बुक। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग आ गया, एड न्यू बुक। एंड इसके अंदर कुछ क्लासेस लगाना है तो वो लगा सकते हो, बट मैंने जस्ट यहाँ पे मार्जिन दे दिया बॉटम से 4 कर देते हैं। इसके नीचे हमें एक मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, एड न्यू बुक आ गया। अब मुझे एक फॉर्म बनाना है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्म टेक को ओपन किया, फॉर्म टेक को क्लोज किया। फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम एक्शन बताएंगे कि फॉर्म का जो डेटा है वो कहाँ सबमिट होना चाहिए। तो हम क्योंकि यहाँ पे थाइम लीफ का यूज़ कर रहे हैं, तो ये TH लगा के आप एट्रीब्यूट्स बताते हो। TH एट्रीब्यूट आप यहाँ पे यूज़ करते हो थाइम लीफ के। तो आपने लिखा TH:एक्शन, और इसमें आप बताओगे कि आपका जो फॉर्म का डेटा है वो कहाँ पे सबमिट होगा, है ना, फॉर्म कहाँ सबमिट होगा। जनरली नॉर्मली जो आपने देखा होगा HTML बनाते हो तो आप ऐसा एक्शन बस लिखते हो, बट यहाँ पे थाइम लीफ का यूज़ कर रहे हैं, तो आप TH: लगाओगे। और जब भी आप कोई URL प्रोवाइड करते हो तो आप पहले @ लगाते हो। इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो अभी आपको समझ में आ जाएंगे। जब कोई URL प्रोवाइड करते हैं तो @ लगाते हैं। जैसे कि मैंने URL दे दिया कि ये फॉर्म का डेटा इस वाले URL पे सबमिट होगा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या बना देंगे, वो कंट्रोलर बना देंगे, है ना। कंट्रोलर में हम, जैसे हमने ये गेट मैपिंग लगाया था, तो एक और बना देंगे और उसमें हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, ये प्रोवाइड कर देंगे @buks। तो उस URL पे हमें डेटा को स्टोर करवाने वाला काम हम करेंगे। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर उसके फील्ड्स में सब में नल रहेगा। तो ये हमने यूज़ किया बाइंडिंग के लिए। तो इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रिसीव करेंगे, तो हमने लिखा TH:ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मॉडल के थ्रू हमारे पास जो डेटा आया है उसको रिसीव करेंगे हम डॉलर लगा के। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके सिंबल होते हैं, जैसे @ जब आपको URL देना हो, डॉलर जब आपको डेटा रिसीव करना हो मॉडल के थ्रू जो आया। मॉडल मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, मॉडल के थ्रू। मॉडल के थ्रू एट्रीब्यूट में हमने डेटा भेजा है ना, बुक एट्रीब्यूट में, जिसके अंदर उसका बुक का सारी चीज़ें हैं, बुक का टाइटल, ID, ऑथर, प्राइस, ये सब कुछ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया $बुक, एंड उसके बाद हमने यूज़ कर लिया मेथड। ठीक है, मेथड पोस्ट, हमारा जो फॉर्म सबमिट करने का मेथड है वो पोस्ट मेथड है। ठीक है, जब डेटा सबमिट करते हैं तो हम पोस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें डेटा इंसर्शन करवाना है। ओके, और एक चीज़ आप और कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट फिर भी करना चाहिए, हमें यहाँ पे एक नेम स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, लैंग्वेज इंग्लिश लिखा है, इसको या तो लिखे रहने दो या इसको हटा दो। इसकी जगह आप क्या लिख दो, मतलब इसको लिखे भी रहने दे सकते थे, आगे हम कर सकते थे। तो यहाँ पे हम XML NS बताएंगे, ये लिखा हुआ है स्पेसिफाइज दी XML नेम स्पेस, तो इसके थ्रू हम नेम स्पेस बताते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, www3.org होता है, बट हमें थाइम लीफ का यूज़ करना है। ठीक है, तो थाइम लीफ का यूज़ करना है, तो थाइम लीफ का जो वेबसाइट होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें बता रहा था ना, क्या था, w3.org था बाय डिफ़ॉल्ट।
बट हमें थाइम लीफ का यूज़ करना है। तो हमने http://www थाइम लीफ का जो वेबसाइट होता है उसका यूआरएल दे दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, thaimleaf.org, थाइमलीफ थाइमलीफ.org, ठीक है, ये वाला यूआरएल आपने दिया हुआ है थाइमलीफ डॉट, ठीक है। तो ये आपको कॉपी करना है thaimleaf.org। तो thaimleaf.org जब आप प्रोवाइड करते हो तो जितने भी टीएच लगा के आप एट्रीब्यूट बताते हो इस तरीके से, जब फॉर लूप लगाओगे तो th:/ईच बताओगे, ठीक है। कुछ मैसेज वगैरह नॉर्मली टीएच के अंदर टीडी के अंदर दिखाओगे तो आप टेक्स्ट का यूज़ करोगे, है ना। लूप लगाते हो तो इटरेशन करते हो तो ईच लगाते हो, ठीक है। तो इसको आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो, इसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। काफ़ी कुछ है इसमें, आप एक एक करके जाके पढ़ सकते हो। इसमें यूआरएल सिंटेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ओके। तो जस्ट हमें जितना यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वो सब तो मैं आपको बताऊँगा ही। ये मैंने बताया आपको, th:/एक्शन @ लगाते हैं जब यूआरएल देते हैं, डॉलर जब डेटा आता है हमारा कंट्रोलर से मॉडल के थ्रू तो वो एट्रीब्यूट वगैरह हम यहाँ पे रिसीव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हम बताते हैं, ये नेम स्पेस हम दे देते हैं ताकि हमारा ब्राउज़र समझ पाए कि हम यहाँ पे जो भी टीएच लिख रहे हैं वो हमारे थाइमलीफ के एट्रीब्यूट्स हैं, और हमारा ये जो आईडी है वो समझ पाए। ब्राउज़र को तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये हमारे आईडी को समझ में आए कि th:, तो वो कोई लाइन वगैरह इस पर नहीं दिखाएगा, है ना। अदरवाइज़ कोई आईडी इस पर लाइंस वगैरह दिखा सकता है, उसको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। तो ये आपको लगाना चाहिए, ये अच्छी प्रैक्टिस है। जब आप थाइम लीफ यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ऊपर बताना चाहिए नेम स्पेस, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी टीएच एट्रीब्यूट है उनको इजीली यूज़ कर पाएंगे। एंड ये जो टीएच एट्रीब्यूट होता है ना, टीएच एक्शन वगैरह, ये सब सर्वर पे प्रोसेस होते हैं, फिर फाइनली ब्राउज़र पे तो क्या आता है, इनका HTML हमें मिलता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे HTML मिलता है। मैं यहाँ पे एक लेबल बनाता हूँ और क्लास मैंने दे दिया फॉर्म लेबल। एंड मुझे बुक का क्या क्या डेटा स्टोर करवाना है, बुक का क्या रहेगा, टाइटल रहेगा, बुक का टाइटल। एंड यहाँ पे मैंने दे दिया इनपुट टाइप, इनपुट टाइप के अंदर मैंने दे दिया टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया th:/फील्ड, th:/फील्ड, और यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया स्टार। अब ऊपर मैं आपको दो सिंबल का मतलब बता चुका हूँ। ये जब मॉडल का डेटा रिसीव करते हैं तो डॉलर, यूआरएल के लिए @ और स्टार। स्टार क्या होता है, जो मतलब यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आपको डेटा मिला है पूरी की पूरी बुक ऑब्जेक्ट का, अब बुक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या थे, फील्ड्स थे, है ना। बुक ऑब्जेक्ट के थ्रू मतलब बुक क्लास है उसके अंदर ये सारे फील्ड्स थे ना, तो ये बुक ऑब्जेक्ट के फील्ड्स हैं। लॉन्ग आईडी, स्ट्रिंग, जो भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे तो उन सबके पास ये वेरिएबल्स रहेंगे, ये फील्ड्स रहेंगे। तो वो फील्ड्स हमें यहाँ पे जब प्रोवाइड करने हैं तो हम स्टार लगाते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव बताता है, रिलेटिव टू इस पार्टिकुलर टीएच ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पे आप स्टार यूज़ करते हो। एंड यहाँ पे आपने बता दिया th:/फील्ड, और पहला फील्ड हमारा क्या था, आईडी का। तो आईडी तो हमें नहीं प्रिंट करवाना है, मतलब आईडी तो नहीं यहाँ पे यूज़ होना है, जस्ट टाइटल हमने प्रोवाइड कर दिया। इंसर्शन के समय पे हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है, आईडी तो हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा था, तो उसको हमें फॉर्म में देने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे टाइटल से स्टार्ट किया है, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगा, हमने उसको बता दिया था, ठीक है। आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ये हमने बताया हुआ है, ठीक है। आते हैं हमारे HTML वाले पेज पे। यहाँ पे हमने दे दिया फॉर्म कंट्रोल, ताकि हमारा जो फील्ड है वो पूरा फुल विड्थ का आ जाए, और रिक्वायर्ड लगा दिया, मतलब इस फील्ड को फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक हमारे पास
फील्ड आ जाएगा, ये टाइटल वाला फील्ड आ गया, फुल विड्थ का आ गया क्योंकि फॉर्म कंट्रोलर लगा दिया है। ओके, उसके बाद फॉर्म कंट्रोलर का मैंने यूज़ किया एक, थोड़ा सा मुझे टाइम देना, तो मैं यहाँ पे चार्जर को ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये मैं आपको बता रहा था TH:फील्ड मैंने टाइटल लगाया, तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, देखो एक तो ये जब हम एडिट करते हैं तो यहाँ पे ये प्री फिल्ड आना चाहिए, है ना। जिस बुक को आप एडिट करोगे तो उस बुक का डेटा पहले जो होगा, जैसे पहले कुछ बुक का नाम था मास्टर जावा, या ठीक है कुछ भी लिख दिया, मास्टर इन जावा, मास्टरिंग जावा, कुछ भी बुक का नाम है, तो पहले जो बुक का नाम था वो ऑलरेडी आएगा, बाद में आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। तो प्री फिल्ड फॉर्म को प्री फिल्ड दिखाने के काम में आता है। अभी तो इसके अंदर नल है तो उसमें नल दिख रहा है, तो एडिट के टाइम पे तो आपको काम आएगा ये। उसके अलावा इसमें देखो हमने कुछ नेम एट्रीब्यूट नहीं सेट किया है, अदरवाइज आपने देखे होंगे जब आपने फॉर्म्स बनाए होंगे, तो आप इस तरीके से नेम एट्रीब्यूट देते हो, आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करते हो और उसके अंदर ये प्रोवाइड करते हो, है ना। आपने इस फील्ड का नाम दे दिया टाइटल, आईडी दे दिया टाइटल, तो ये सब हमें नहीं देना पड़ेगा अगर हम ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा काम इसी के थ्रू हो जाता है। तो सर्वर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और इसकी जगह ये रख देगा और वैल्यू भी दे देगा, इसमें जो वैल्यू होगी ना टाइटल में वो वैल्यू भी दे देगा, वैल्यू इक्वल टू जो भी टाइटल की वैल्यू होगी वो भी हमें मिल जाएगी। तो ये सारा काम हमारे लिए ये कर देगा, सर्वर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और ये तीनों काम इसका नाम, आईडी और वैल्यू प्रोवाइड कर देगा इसकी जगह। ओके, तो इस तरीके से ये सर्वर पे प्रोसेस होते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक डिव के अंदर डाल देते हैं, है ना। सर्वर पे प्रोसेस होते हैं, फिर हमें इनके करस्पॉन्डिंग जो HTML आता है वो हमें ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, डिव के अंदर डाला और डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ मार्जिन बॉटम से 3, मतलब जो दूसरा फील्ड बनाऊंगा उसमें थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया। बुक का टाइटल और क्या चाहिए, बुक का टाइटल हो गया और बुक का ऑथर, बुक का ऑथर, तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑथर, जो क्लास के अंदर आपने नाम दिए होंगे ना वही नाम आप यूज़ करना। ठीक है, टाइटल के बाद मैंने ऑथर यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे मैंने फॉर्म कंट्रोल दे दिया। उसके बाद मैंने फिर से इसको कॉपी किया, टाइटल था, ऑथर था और क्या था मेरे पास, प्राइस था। ठीक है, 3 फील्ड्स थे, टाइटल, ऑथर, प्राइस। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ प्राइस, एंड प्राइस आप चाहो तो नंबर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, टाइप इक्वल टू नंबर। ठीक है, ताकि नंबर न्यूमरिक वैल्यू ही हम प्रोवाइड करें, और यहाँ पे मैंने दे दिया नंबर। ठीक है, यहाँ भी मैंने नंबर का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आपको एक कुछ इधर आ रही है टेम्पलेट इनपुट एक्सेप्शन। ठीक है, कुछ बड़ा सा लिख के आ रहा है, देख लेते हैं क्या हमने मिस्टेक किया है। नंबर, अच्छा नंबर दे दिया, नंबर था ही नहीं, देखो ये इधर डिस्प्ले हो जाती है। हमारा क्या था, प्राइस था, तो ये इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें तो आपका क्या है, प्राइस फील्ड है। ओके, ये तो इसका टाइप है नंबर, और इसमें आप चाहो तो स्टेप भी दे सकते हो, जैसे अभी ये है ना 1 2 3 4 6 ऐसे आ रहा है, चलो ठीक है। बट आप चाहो तो इसको स्टेप भी रख सकते हो इसमें। चलो ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। मतलब पॉइंट वाली वैल्यू अगर देना है उसके लिए हाँ रख सकते हो। आप चाहो तो इसको स्टेप दे दो, तो अगर किसी को पॉइंट में वैल्यू देना है तो वो भी दे पाएगा। मैंने दे दिया
01, ठीक है, डेसिमल वैल्यू के लिए। अब क्या होगा ना, ये इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा। बट आपको जो भी देना है, इंटीजर भी आप दे सकते हो या ऐसा भी दे सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब मुझे क्या देना चाहिए, एक बटन देना चाहिए। यहाँ प्लेस होल्डर वगैरह सब लगा सकते हो आप, डिज़ाइनिंग जितना अच्छा देना है आप रख सकते हो। बट अभी चलो डिज़ाइनिंग पे इतना ध्यान नहीं देते, हमें तो क्रड सीखना है, क्रड ऑपरेशन। तो मैंने बटन बनाया और बटन का मैंने टाइप यूज़ कर लिया सबमिट, ठीक है। बटन का टाइप मैंने सबमिट यूज़ किया एंड क्लास दे दिया बटन, बटन सक्सेस, बटन सक्सेस। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे, ठीक है, बटन सक्सेस से इसका कलर जो है ग्रीन हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक आइकॉन यूज़ कर लेते हैं क्लास, और क्लास के अंदर मैंने दे दिया एफ ए डैश प्लस, ठीक है, एफ ए डैश प्लस। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एड बुक। इस आइकॉन के बाद मैंने लिखा एड बुक, ठीक है। तो ये एड बुक हमारे बटन पे लिखा हुआ आ जाएगा, आइकॉन भी आ गया, एड बुक इस पे लिखा हुआ आ गया, ओके। अब जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा इस यूआरएल पे रिसीव होगा, ठीक है। ये सब हमने प्रोवाइड कर दिया, टाइटल, ऑथर, प्राइस, ओके। तो अब हम ये डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो डेटा जाएगा यहाँ पे इस यूआरएल पे, इस यूआरएल पे जाएगा। तो इस यूआरएल के करस्पॉन्डिंग भी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा बुक कंट्रोलर डॉट जावा के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट मैपिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अब डेटा इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गेट मैपिंग की जगह क्या यूज़ करने वाले हैं, पोस्ट मैपिंग का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पोस्ट मैपिंग। जब आपको डेटा इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में तो आप पोस्ट मैपिंग का यूज़ करते हो। और यूआरएल आप यहाँ पे चेंज कर दोगे, जो यूआरएल आपने यहाँ दिया है जहाँ पे आपका फॉर्म का डेटा सबमिट होना है वो आपने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये आपने बता दिया स्लेश बुक्स, ठीक है। इस यूआरएल पे हमें क्या करना है, डेटा सेव करवाने का काम करना है। तो यहाँ मैंने कर दिया सेव बुक, ठीक है, सेव बुक लिखा। अब देखो हमारे पास वहाँ से जो डेटा आएगा फॉर्म से, उस डेटा को हमें रिसीव करना है इस कंट्रोलर के अंदर। तो वो आप कैसे रिसीव करते हो, आप लगाओगे @मॉडल एट्रीब्यूट, ठीक है। हमने यूज़ कर लिया @मॉडल एट्रीब्यूट को। एंड ठीक है, ये सी के अंदर आपको मिलेगा @मॉडल एट्रीब्यूट को आपने यूज़ किया एंड इसके अंदर आपने प्रोवाइड कर दिया बुक, ठीक है। तो जो भी हमारे पास डेटा आया उसको हमने रिसीव कर लिया इस बुक के अंदर, बुक एट्रीब्यूट के अंदर, है ना। जो भी वहाँ से टाइटल आया, ऑथर आया एंड प्राइस आया, उसको यहाँ पे हमने रिसीव किया इस बुक एट्रीब्यूट के अंदर। एंड उसको हमने कन्वर्ट करवाया किसके अंदर, किसमें, बुक ऑब्जेक्ट में। बुक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमने उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया बुक के अंदर। अब इस डेटा को मुझे सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए हमने सर्विस के अंदर फंक्शन बनाया था सेव बुक। ये क्या करता है, बुक को रिसीव करता है और बुक को रिटर्न भी करता है। तो अभी तो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया किसको, बुक सर्विस का यूज़ करके, ठीक है। ये हमारा बुक सर्विस था ऊपर, बुक सर्विस का ये वाला बुक सर्विस, ठीक है। बुक सर्विस को यूज़ करके हमने कॉल कर दिया इस फंक्शन को, सेव बुक को। और इसके अंदर हमने इस बुक ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। देखो फॉर्म से जो डेटा आया वो इसके अंदर आया और इसने क्या किया, बुक
एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर दिया, और इस डेटा को हमें सेव करवाना है, तो हमने सेव बुक फंक्शन को कॉल किया। और सेव बुक फंक्शन ने क्या किया, यहाँ पे गए, इसका इम्प्लीमेंटेशन है। सेव बुक क्या करेगा, बुक को रिसीव करेगा एंड जेपीई रिपोजिटरी का सेव फंक्शन कॉल करेगा, बुक को पास करेगा और वो सेव फंक्शन से डेटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हमारे पास, हम यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं, हम एक नए पेज पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं। जैसे ही हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे स्लैश बुक्स पर। ठीक है, अभी ये हमने बनाया नहीं है स्लैश बुक्स, यहाँ पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो हम सेव करके देख लेते हैं। हमने कुछ टाइटल दे दिया, लिख दिया मैंने मास्टर इन जावा, ऑथर का नाम दे दिया ABC, प्राइस दे दिया 300, एड बुक किया, तो ये आ गया स्लैश बुक्स। इस वाले पेज पे हम आ चुके हैं, बट इस पर अभी हमने कुछ आउटपुट नहीं दिया है, तो ये ब्लैंक आ रहा है। बट अगर डेटा सेव हो गया है तो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आपका जैम्प चालू है, जैम्प चालू होना चाहिए, तभी आपका डेटा इंसर्ट होगा। तो ये आपने जो डेटाबेस बनाया था उसमें आप देख सकते हो, आपका यहाँ पे डेटा आना चाहिए, बट डेटा क्यों नहीं आ रहा, डेटा तो आ नहीं रहा। ठीक है, बुक सर्विस डॉट सेव बुक, इसको बनाना पड़ेगा क्या, रीडायरेक्ट कॉलन स्लैश बुक्स, बुक सर्विस डॉट सेव बुक। डेटा हमें मिल नहीं रहा, अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बट अभी हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। हम्म, यहाँ पे हम आ जाते हैं, बट यहाँ पे अभी डेटा हमारा डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, आईडी, ऑथर, प्राइस, टाइटल, यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है। @post मैपिंग स्लैश बुक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे दिया था स्लैश बुक्स, और ये भी दिया था डॉलर बुक पोस्ट, ये भी सब सही दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक बार इसको फिर से अपन चेक कर लेते हैं, फॉर्म TH:\action @/बुक्स, और ये भी हमने दिया TH:\ऑब्जेक्ट डॉलर बुक, मेथड पोस्ट का यूज़ कर लिया, और इसमें हमने TH:\फील्ड लगा दिया, ये भी सही है, स्टार ऑथर लगा दिया, और यहाँ पे भी हमने दे दिया TH:\फील्ड स्टार प्राइस। और बटन को मैंने सबमिट टाइप का बनाया है, और ये भी सही है। कंट्रोलर पे अगर देखें, ठीक है, एक बार मैं इसको बना के देख लेता हूँ, ये हमने अभी बनाया नहीं है तो शायद इसकी वजह से तो नहीं हो रहा। वैसे होना नहीं चाहिए, डेटा तो हमारा यहीं पे सेव हो जाना चाहिए, बुक सर्विस डॉट सेव बुक। पोस्ट मैपिंग स्लैश बुक्स पब्लिक स्ट्रिंग सेव बुक। मॉडल एट्रीब्यूट के लिए कुछ अलग से तो हमें
इंपोर्ट नहीं करना है। पब्लिक स्ट्रिंग सेव बुक एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट, इसके अंदर बुक दे दिया, और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया सेव बुक को पास कर दिया, रिटर्न कर दिया। इसको भी बना लेते हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं गेट मैपिंग। शायद इसको ये रिटर्न नहीं मिल पा रहा, तो उस केस में भी कुछ देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो फाइनली एक फंक्शन और बना लेते हैं, फिर और बाकी के बनाएंगे। गेट मैपिंग, और यहाँ पे मैंने कर दिया लिस्ट बुक्स, इसका नाम दे दिया मैंने लिस्ट बुक्स। जैसे इसका नाम दे दिया था सेव बुक, इसका नाम मैंने दे दिया लिस्ट बुक्स। और यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया लिस्ट बुक नहीं, इसका मैं हाँ लिस्ट बुक्स दे देता हूँ। और जस्ट यहाँ पे मैं दे देता हूँ मॉडल, और यहाँ पे मैंने मॉडल का ऑब्जेक्ट मॉडल को एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम क्या रहेगा, सारा डेटा डिस्प्ले करवाने का। तो सारा डेटा हमें रीड करके लाना है डेटाबेस से, और वो हम मॉडल के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे मॉडल, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, और यहाँ पे यूज़ कर लिया मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। और इसके अंदर मैंने दे दिया बुक्स ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट। और इसके अंदर हमने दे दिया यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं बुक्स। ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट का नाम हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया बुक सर्विस, बुक सर्विस के थ्रू हमने कॉल कर दिया गेट ऑल बुक्स को, गेट ऑल बुक्स। ठीक है, तो सारा डेटा ये हमारे पास रीड करके लाएगा डेटाबेस से, एंड रिटर्न करवा देंगे किसको, बुक्स वाले पेज को। तो बुक्स वाले पेज को अभी हमने बनाया नहीं है, तो एक और हम पेज बना लेते हैं बुक्स डॉट एच टी एम एल टेम्पलेट्स के अंदर। यहाँ मैंने दे दिया बुक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे भी हमने एच टी एम एल का बेसिक जो सिंटेक्स होता है वो लगा दिया। ठीक है, ये शायद रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। एक बार फिर से मैं इसको बंद करता हूँ। शायद आई थिंक हमारा जो जावा वाला पार्ट है ना वो रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। एच टी एम एल तो हमारा रीलोड हो जा रहा है, तो आई थिंक मुझे सेटिंग वगैरह में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार फिर से रन कर लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में प्रॉब्लम उसका नहीं होगा, हमारा जो जावा में जब हम चेंज कर रहे हैं ना तो वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये आ रहा है, अब हमारा डेटा भी इंसर्ट होना चाहिए। तो हमने बनाया था कौन से यूआरएल पे, तो हम जाते हैं बुक कंट्रोलर के पास। तो वो सेटिंग में कर दूंगा, वीएस कोड का थोड़ा सा सेटिंग रहेगा। ठीक है, या तो फिर एक बार इसको क्लोज करके आप ओपन कर सकते हो। किसको, ये जो आपका वीएस कोड है, एक बार उसको बंद करके ओपन कर लेना। ठीक है, मैंने टाइटल दे दिया मास्टर इन जावा। अभी देख लेते हैं, अभी अगर नहीं हुआ तो फिर मैं चेक करूँगा, फिर आगे आपको बताऊँगा। ऑथर मैंने दे दिया ABC,
वैसे हो जाना चाहिए, सब कुछ हमने सही लिखा हुआ है। एड बुक, और यहाँ पे अगर मैंने देखा ब्राउज़ करके तो ये डेटा आ गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं था, हमारा ये रीलोड नहीं हो पा रहा था, है ना। और ये देखो डेटा लिख के भी आ रहा है, ये इंसर्ट हुआ, यही मैं आपको बता रहा था। इंसर्शन आपका हो रहा है तो वो आपको दिखेगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है, कि आपका यूआरएल में शो होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये था कि हमारा ये सर्वर रीस्टार्ट नहीं हो रहा था जब भी हम कुछ यहाँ जावा में चेंज कर रहे थे ना। एक्चुअली एचटीएमएल में जब हम चेंज कर रहे हैं तो हो रहा है। तो वो आप चाहो तो इसको एक बार क्लोज करके फिर चला लेना, है ना। वीएस कोड में थोड़ी ऐसी दिक्कत आती है। तो ये डेटा इंसर्ट हो रहा है, जितनी बार आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे आपका डेटा इंसर्ट होगा। एंड यहाँ पे हम डेटा को शो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।